हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका शुभा दुबे आपको आपके क्षितिज भाग 1 के दूसरे अध्याय लासा की ओर का अध्यापन कार्य मैं आपको करने जा रही हूँ। इसका पहले मैं ये बता दूं कि लासा के लेखक कौन हैं और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। पाठ से पहले हमें लेखक के बारे में जानकारी अति आवश्यक होती है, तो हम राहुल सांकृत्यायन जी का लेखक परिचय आपको देने जा रही हूं। मैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। ध्यान रखिएगा बेटा बच्चों कि इनका मूल नाम जो था वो केदार पांडे था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। बौद्ध धर्म से ये अत्यंत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात ही वे राहुल सांकृत्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए। मूल नाम इनका क्या था? केदार पांडे। और फिर इन्होंने अनेक भाषाओं के ये ज्ञानी हुए, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी इत्यादि भाषाओं में ज्ञान के कारण ही इनको महापंडित भी कहा जाता था। और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इसलिए उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य का यह महापंडित सन 1963 में संसार छोड़कर चले गए, अर्थात इन मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इनकी रचना परिचय के बारे में हम जानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी ने अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया और उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। और इस प्रकार से इनका यहाँ पर जो हम लासा की ओर पढ़ रहे हैं, ये इनका एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत इनका प्रिय और मुख्य विषय था, क्योंकि इन्हें घूमने का बड़ा ही शौक था और इन्होंने इस यात्रा को अपनी जो ये लासा की ओर, लासा क्या है? लासा हमारे तिब्बत की राजधानी है और बौद्ध धर्म इन्होंने जो ग्रहण किया था उससे प्रभावित होकर ये तिब्बत की यात्रा में, इसीलिए वो जाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म से जुड़ी और भी बातें जाननी थी। ये इनका लगाव ही था और इस प्रकार से इनका यात्रा वृतांत में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। इन्होंने घुमक्कड़ी की शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घूमने से, घुमक्कड़ी से हमें क्या क्या अर्जित होता है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश की ओर जब हम यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता है और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ वहां की भाषा एवं संस्कृति से भी हम वाकिफ होते हैं। ये यात्रा वृतांत में एक दूसरे की संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, रहन सहन, शिक्षा, व्यवसाय, वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारियां हमें यात्रा वृतांत से प्राप्त होती हैं। और ये जो संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, ये जो हमारा लासा की ओर अब मैं आगे पढ़ाने आपको जाऊंगी, रीडिंग करूंगी, व्याख्या करूंगी, तो ये जो इतना ये जो भी ये छोटा सा अंश है आपकी पुस्तक का, ये उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 के बीच में की थी और नेपाल के रास्ते से ये तिब्बत की ओर गए थे। अब आप ये कहेंगे 1930 का समय अंग्रेजों के हम गुलाम थे और गुलामी की अवस्था में तिब्बत में जाना सरल नहीं था। बिना अनुमति, परमिशन के वहां हम भारतीय नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के रूप में की, छद्म वेश धारण। इस पाठ में लेखक ने
तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम कठिन रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है और इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी कई जानकारियां मिलती थी कि भाई उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। अब हम चलते हैं आपके पाठ की रीडिंग प्लस व्याख्या और उसको समझाने के रूप में। तो बच्चों, अब हम पाठ की ओर अग्रसर होते हुए पाठ की इस वीडियो को मुख्य धारा से जोड़ते हुए ये बता रही हूँ कि अब आपके लेखक राहुल जी और सुमति भिक्षु, जो वहाँ के एक सम्माननीय व्यक्ति थे, वो दोनों नेपाल के रास्ते से नेपाल से तिब्बत की ओर चल पड़े। इन्होंने ये यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की क्योंकि फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं जिनमें चीनी सेना रहती थी। अब कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त मतलब त्यागा हुआ किले के पास चाय पीने के लिए रुके थे। तिब्बत में उस समय कुछ अच्छी बातें भी थीं तो कुछ तकलीफें भी थीं। उस समय का तिब्बती समाज बहुत ही खुले विचारों का था। वहां पर जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। लोग अपने घरों को खुला रखते थे और यहाँ तक कि बहुएं और या उनकी सास किसी भी अपरिचित या यात्रियों को चाय बनाकर दे देती थी और इसी चाय के लिए वो एक जगह एक घर में रुके भी थे। और यदि किसी को चाय से संतोष न हो या कुछ अपना सामान भी वो दे देते थे चाय बनाने के लिए, तो अगर किसी को विश्वास न हो या मन में शंका हो कुछ, तो वो स्वयं भी घर के, इतनी छूट थी, इतने खुले विचार के थे कि वो स्वयं भी घर में अंदर जाकर के अपने सामने चाय बना सकते थे। इस प्रकार से एक भिखारी के भेष में होने के कारण और सुमति जो उनके साथ में थे उनके कारण वहां पर उनको एक रात रुकने के लिए गांव में जगह भी, अच्छी जगह ठहरने के लिए मिल गई। किंतु लेखक बता रहे हैं कि जब 5 साल बाद वे जब भद्र यात्री के वेश में, यानी सभ्य यात्री, अच्छे से वेल मेंटेन यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब उन्हें जगह नहीं मिली थी और उन्हें बड़े मुश्किल से एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी थी। यहाँ पर एक विशेष बात थी कि वो लोग जो चाय बनाते थे तिब्बत में, तो वहां पर हम लोगों जैसी दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये ऐसा वाला चाय नहीं मिलती थी। वहां पर चाय तो डालते थे, पर उसके साथ उसके सफेद रंग के लिए वो मक्खन और नमक का इस्तेमाल करते थे। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ बच्चों। अभी तक आपने ये है कि हम लोग आधा पाठ करके समझेंगे तो ध्यान भी रहेगा और समझ में भी आएगा। इसके आगे के जो अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, उसकी व्याख्या में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी।